दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्र कुमार सिंह वर्तमान में पैदल यात्रा कर रहा हूं, जहां 1 महीने की पैदल यात्रा करने के बाद मदर इन लॉ के इलाज के लिए मैं अभी विश्राम पर हूं और प्रयागराज में हूं। प्रयागराज के मोहक हॉस्पिटल में मदर इन लॉ को एडमिट करने के बाद आज हम अपने समाज के वरिष्ठ परम आदरणीय श्री गजाधर सिंह जी के पास हैं, जो आज़ादी के पहले जन्मे हुए हैं। ये हमारे परम पूज्य वरिष्ठ पूर्वज की तरह हैं, जो हमें समाज के बारे में तमाम अनुभव बताएंगे। इन अनुभवों को आप तक लाने के लिए हम सीधा इनसे बात करते हैं। बाबू जी प्रणाम। बाबू जी, आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा जानकारी दें, उस समय की शिक्षा व्यवस्था आपने कैसे हासिल की? अब हमारा जन्म स्थान वो 1945 का जन्म है और उस समय भाग्य से हमारे गांव अंदमऊ में प्राइमरी स्कूल था। तो दर्जा 5 तक की पढ़ाई तो प्राइमरी स्कूल अंदमऊ से ही किए। फिर तो अपना पूरा परिचय देते हुए ये बातें बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मेरा नाम गजाधर सिंह है और मैं एक गांव है गहबरपुर मजरे अंदमऊ का रहने वाला हूं। 1951 में हमने दर्जा 1 में वहाँ से पढ़ाई शुरू किया। 1955 तक वहाँ रहे, दर्जा 5 पास किए और फिर वहीं एक नज़दीक में चौधरी शिव सहाय सिंह उस समय स्कूल था, कॉलेज था, तो वहाँ से दर्जा 8 तक की पढ़ाई हमने किया। तदुपरांत हम फिर पढ़ने के लिए यहाँ कुलभास्कर आश्रम इलाहाबाद में आ गए। उसके बाद इलाहाबाद से इंटर करने के बाद फिर हम बीएससी एजी और एमएससी एजी की पढ़ाई कानपुर महाविद्यालय से किए और पढ़ाई के बाद फिर हम यहाँ नौकरी में आ गए। नौकरी हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया। काफ़ी टफ कंपटीशन बैंकों में उस समय होता था। कहीं अगर 100-200 बच्चों का इम्तहान लेते थे तो उसमें से मुश्किल से 10-15 बच्चे पास होते थे। तो इस तरीके से मैंने पूरी ज़िंदगी बैंक की नौकरी में किया और 2005 में वहाँ से सेवानिवृत्त होके एक छोटा सा फ्लैट लेके इलाहाबाद में मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। बाबू जी, कुछ समय पहले मैंने परम आदरणीय रघुनंदन जी से बात की थी, जो 1937-38 के जन्मे थे और 1945 के आसपास उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। आपका जन्म ही 1945 में, तो उन्होंने उस समय बताया था कि एक परगने में 2-3 विद्यालय ही होते थे। आज परगने की बात करें तो उसमें आज के हिसाब से 300-400 गांव आते हैं। आप आज़ादी के बाद शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट किए, उस समय विद्यालय की स्थितियाँ क्या थी? विद्यालय बढ़ चुके थे? बहुत कम तहसील खागा था और बहुत कम प्राइमरी स्कूल थे और उन्हीं में दूर दूर के बच्चे भी आते थे। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर से गांव में, और कच्चे रास्ते थे। उस समय कोई आवागमन का साधन भी नहीं था। पैदल चल के बच्चे लोग प्राइमरी में पढ़ते थे। धीरे धीरे करके प्राइमरी से फिर कुछ उसको क्या कहेंगे, दर्जा 8 तक को माध्यमिक विद्या के स्कूल सरकारी आए। तो फिर सरकारी, और जैसे अभी आपने बताया आदरणीय चौधरी जी का नाम, चौधरी शिव सहाय सिंह, तो इनका ये व्यक्तिगत विद्यालय था या सरकार की तरफ से बनवाया विद्यालय था? नहीं, व्यक्तिगत बनवाया है उन्होंने। मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त है। सरकार उससे मान्यता प्राप्त विद्यालयों का भी चलन स्टार्ट कर चुकी? हाँ, कर चुकी थी, मान्यता प्राप्त है। और वो स्कूल इतना ख्याति प्राप्त था कि कम से कम 10-15 किलोमीटर। ये स्कूल आज़ादी के पहले बना था या बाद में? ये स्कूल तो कुछ स्कूल आज़ादी के पहले बने, बहुत कम स्कूल थे। वो प्राइमरी थे? जो प्राइमरी थे। और जो माध्यमिक रहे वो आज़ादी के बाद बने? वो आज़ादी के बाद बने।
तो दर्ज दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, आदरणीय रघुनंदन सिंह जी ने बताया था कि परगनों में ही प्राइमरी स्कूल होते थे, माध्यमिक और इंटर कॉलेज के लिए शहरों में आना पड़ता था। जैसा कि बाबूजी भी अभी बता रहे हैं कि वो कक्षा 8 तक माध्यमिक विद्यालय चौधरी शिव सहाय सिंह विद्यालय में पढ़ करके उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर आए। हाँ, शहर आए हम। मतलब इंटर कॉलेज नहीं थे शिव सहाय उस समय नहीं थे उस एरिया में कोई इंटर कॉलेज, न शिव सहाय सिंह इंटर कॉलेज था और न धाता में इंटर कॉलेज था। शायद खागा में इंटर कॉलेज था उस समय। ये इसलिए लड़के लोग उस एरिया के ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि खेती की कमाई से शहरों का खर्च देना बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा मुश्किल होता था। कुछ ही कर्मठ जो किसान होते थे वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, नहीं तो वहीं के शिक्षा से समाप्त हो जाते थे। काफ़ी परेशानियां थीं पढ़ने और लिखने में, कोई सहायता प्राप्त नहीं होती थी। पहले सरकार से भी कोई सहायता नहीं होती थी, जैसे छात्रवृत्ति वगैरह होती है, ऐसी भी कोई सुविधाएं नहीं। देश नया नया आज़ाद हुआ था। हाँ, तमाम समस्याएं थी, आप उन समस्याओं से परिचित भी होंगे। हाँ। तो इन समस्याओं को उस समय की सरकारों ने धीरे धीरे समाप्त किया, उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? धीरे धीरे नहीं, काफ़ी सुधार किया सरकार ने, और चाहे शिक्षा में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सरकार ने तो काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी हर क्षेत्र में बहुत योगदान किया। वर्तमान सरकार के कुछ समर्थक, मैं सरकार को तो नहीं दोष दूंगा, सरकार के कुछ समर्थक लोग कहना चाहते हैं कि 2014 के बाद ही उनको आज़ादी मिली, उसके पहले वो गुलाम थे। देश में कोई विकास नहीं हुआ था, सारा विकास अभी हो रहा है। नहीं, देश में पहले विकास क्या, खाना पीना मुश्किल होता था उस समय। जो खेती मुख्य स्रोत था आमदनी का, वो भी एक रूढ़िवादी व्यवस्था के में चलता था। ना कोई शिक्षा थी, ना कोई सरकारी सहायता थी, ना उर्वरक थे उतने, केवल गोबर की खाद के ऊपर आधारित रहते थे। तो उतने की पैदावार में केवल परिवार का लालन पोषण हो जाए, वही। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज़ादी के तुरंत बाद की। हाँ, जो उसके बाद की सरकारों ने मेहनत करके संभाला है, बाबूजी उस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, उसके बाद तो बहुत हर विभाग ने बहुत अपना फैलाव किया, जानकारी किया, अच्छे स्कूल भी हुए और विभागों में ब्लॉक खुले, ब्लॉकों से अच्छी जानकारी मिलने लगी। तो किसान जो है प्रगति की ओर बढ़े। जब प्रगति की ओर बढ़े तो शिक्षा में भी बड़ा बदलाव आया। चाहे वो शहर में आके पढ़े, ये भी था, चाहे कहीं हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद फिर जितना विकास हुआ वो तो आपके सामने है, आप जान रहे हैं, और सारा विकास हुआ। कुछ उस समय की यादें एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे, कुछ आपके समय की कुछ ऐसी यादें जो आज विलुप्त हो गई हैं, जैसे बैलगाड़ी दौड़, घुड़सवारी दौड़, इसके बारे में थोड़ा बहुत उल्लेख करेंगे क्या? देखिए, कोई मनोरंजन का साधन गांव में उस समय नहीं था किसी भी प्रकार का। तो लोकल जो मनोरंजन के साधन थे, त्यौहार थे, उन्हीं में लोग बाग सिमट के रह जाते थे। चाहे जैसे कुश्ती होती थी गांव में, त्यौहार मनाए जाते थे विभिन्न प्रकार के, होली, दिवाली, ये तो प्रथा तो बहुत पहले से है, इसकी तो हम उत्पत्ति भी नहीं जानते हैं। लेकिन ये है कि तब इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं थी गांव में, इतनी वैमनस्यता नहीं थी, भाईचारा बहुत था, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते, किसी भी प्रकार के शादी ब्याह में सब एक दूसरे का सहयोग करते थे। वो आज विलुप्त हो गया है पूर्ण रूप में। भाईचारा प्रथा बहुत अधिक थी, जो अभी विलुप्त है।
आप शहर में आकर पढ़े तो शहर में आप को एजुकेशन में रहे या स्पेशली बॉयज़ एजुकेशन में रहे? नहीं, चूँकि भाग्य या अभाग्य से मैं पढ़ने तो आया था साइंस, लेकिन किसी ना जानकारी के कारण कुलभास्कर आश्रम कृषि विद्यालय में मैं चला गया। मुझे ये जानकारी नहीं थी उस समय कि ये साइंस में मैं एडमिशन ले रहा हूँ कि कृषि विज्ञान में मैं ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से मेरी पढ़ाई तकदीर का खेल है। मेरी पढ़ाई जो है वो कृषि विज्ञान में ही चली गई। मतलब आप को एजुकेशन की ओर नहीं बढ़े ग्रेजुएशन के दौरान? वहाँ एग्रीकल्चर में कोई एजुकेशन नहीं होती। ग्रेजुएशन के दौरान भी नहीं था? नहीं, नो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लड़कियाँ नहीं थी वहाँ। फिर भी आप शहर के माहौल में रहे तो आज जैसा माहौल, जैसा आज का पाश्चात्य दर्शन हमारे संस्कृति में हावी हो गया, उस समय की कुछ यादें बताएंगे? ऐसा कुछ था क्या? देखिए, उस समय भी जहाँ कोई एजुकेशन भी था तो लड़कियों के साथ बड़ा सद्व्यवहार था और लड़की भी अपने साथ में पढ़ने वाले लड़कों से बड़ा मेल जोल का व्यवहार रखते थे। भाई बहन जैसा? भाई बहन का जैसे व्यवहार रखते थे। सहयोग करते थे अगर कोई तकलीफ़ होती थी। आज तो बिल्कुल चरम सीमा में समाज का वो है, पतन है हर तरह से। इतना रोज़ दर रोज़ इतनी मौतें होती हैं, इतने मर्डर होते हैं और सब होते हैं, तो क्या कहा जाए। तो इसकी जिम्मेदार क्या हमारी घर की बेटियां ही हैं या पुरुष भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, पुरुष भी जिम्मेदार हैं। बेटियों को पहले पढ़ाई नहीं होती थी। 55 तक गांव में शायद ही किसी स्कूल में 1-2 लड़कियां होती थीं, तो तब लड़कियों की पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन उसमें भी जहाँ भी कोई बच्चे होते थे कि कुछ बदमाशी करते थे तो बड़ी विभिन्नता हो जाती थी। वहाँ उन्हीं परिवारों की लड़कियों की शिक्षा होती थी जिनके पेरेंट्स कहीं बाहर नौकरी में चले जाते थे। तो जब नौकरी में चले जाते थे तो उनकी नौकरी शहरों में होती थी। जब शहरों में चले जाते थे तो उनकी बच्चियां तो पढ़ जाती थी, बाकी गांव के रहने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा का नाम नगण्य के बराबर होता था। कहीं किसी स्कूल में 1 लड़की होगी तो 2 लड़की होगी, बस होता था। मतलब सावित्रीबाई फुले का आंदोलन यहाँ काम नहीं आया? नहीं काम आया, बिल्कुल नहीं आया। जैसे महाराष्ट्र में लड़कियों के विद्यालय बहुत खुले पर यहाँ नहीं खुल पाया। हाँ, महाराष्ट्र में तो बहुत पहले से ये सब विकास हो चुका था, स्कूलों का, पढ़ाई का और सभी फैसिलिटीज़ का। और रोड नहीं थी, अब लाइट नहीं थी, बिजली का कोई सहारा नहीं था, बड़ी कठिनाइयाँ थी। आपने कभी घुड़सवारी दौड़ देखी थी? हाँ, बहुत देखा है। गांव में घुड़सवारी भी होती थी। लोग घोड़ा रखते थे, छोटा और बड़ा, और उसको दौड़ाते थे दशहरा दिवाली के समय में। और वो और ऐसा क्या कोई दृष्टांत याद है जो आप बताना चाहें? अब देखिए, तब सवारी का साधन या सामान ले जाने और ले आने का साधन केवल बैलगाड़ी का था। और बैलगाड़ी में 2 बैल जो होते थे उनकी वही खेती भी करते थे, जुताई करते थे, मड़ाई करते थे, बाहर जाना होता था। ये हुआ कि सुविधाएं तो बनी और बढ़ी, लेकिन और सारी बातें जो है वो ख़त्म हो गई। आज ये ज़रूर है कि सरकार की सहायता से गांव में सड़कें बन गई, बिजली पहुंच गई और इस तरीके के साधन हो गए हैं, परंतु भाईचारा का
भाईचारा का रहन सहन बिल्कुल विलुप्त हो गया है आज। इसके लिए संभवतः हमारे बीच में जो शब्द है और जो मना स्थिति है, ये जिम्मेदार रही। शब्दों से हमने ऐसे ऐसे प्रहार किए लोगों के मना स्थिति में कि वो विचलित होकर के हट गए, शायद मेरा एक अनुमान है। नहीं, विचलित क्या हो गए, पहले भाईचारे का एक समय था, एक दूसरे की मदद हर चीज़ में करते थे, चाहे खेती में हो और चाहे शादी ब्याह में हो, चाहे दिक्कत परेशानी बीमारी में हो। लेकिन आज मनुष्य जो है अपने फैमिली तक ही सीमित रह गया है। उसको अपने अपने बगल वाले का भी सहयोग नहीं प्राप्त है लड़ाई झगड़ा करने में। वो अपने को पढ़े लिखे या समृद्ध तो हैं, लेकिन मानवता में बहुत कमी आ गई है। कोई एकता नाम की चीज़ नहीं है अब गाँव में। इसके लिए किसी तरह का आपका सुझाव जो हम कैसे भी लाके परिवर्तन कर सकें, क्योंकि हम यात्रा पर हैं, जहाँ पर अगली यात्रा सिराथू से लेकर हम आपके गांव की तरफ ही बढ़ेंगे। देखिए, आप प्रयास कर रहे हैं, यही बहुत है। एकता के लिए कर रहे हैं, उनकी विसंगतियों के लिए कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा के लिए कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आप देख रहे हैं। ये सब बात तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक वो आड़े आ रहा है विगति में कि ये क्या कहते हैं इसको, ये आर्थिक ये घूस घास वाला लेना। अच्छा, क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार कह सकते हैं। भ्रष्टाचार, एक भ्रष्टाचार का दानव आ गया है आज समाज में। उस भ्रष्टाचार के कारण सरकार का जितना सहयोग है और जितना उनका लगाव है वो नहीं हो रहा है। और यहाँ तक मैं कह दूँ तो बुरा नहीं होगा कि सरकार जितना प्रयास कर रही है, उनके प्रयासों का 20% उपयोग गांव तक नहीं जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें हम सबसे पहली बात करेंगे श्रम विभाग की। श्रम विभाग की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो संगठित क्षेत्र है वो महज 10% के आसपास है। हाँ। और जो असंगठित क्षेत्र है वो 87-88%। इस असंगठित क्षेत्र में बहुत सी तरीके के व्यावसायिक लोग आते हैं। हाँ। उनके लिए सरकार ने तमाम योजनाएं बना रखी है। हाँ। उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का कार्य है श्रम विभाग का। लेकिन वो क्रियान्वयन के बीच में ये जो भ्रष्टाचार आ जाता है वो सब खत्म कर देता है। वो कोई भी विभाग हो, सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार तो अपने कर्मचारियों के द्वारा ही कोई काम कराएगी, लेकिन कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मुझे आपको कृषि का काफ़ी अनुभव रहा, आप कृषि विज्ञान से बीएससी रहे, नहीं एमएससी भी रहे, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे। हमारे किसान भाई, हमारे दर्शक में बहुत से किसान भाई भी हैं, जो कि भारत आज भी 60% से अधिक कृषि उपजों पर ही आधारित है। उसके सारे व्यवसाय 60% से ऊपर व्यवसाय भी 70% से ऊपर के व्यवसाय कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो आप ऐसी कोई कृषि की जानकारी देना चाहेंगे जो हमारे कृषक भाइयों के लिए बहुत उपयोगी हो? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज़ादी के पहले एक ही रहने का, खान पान का कृषि ही केवल माध्यम था। लेकिन उस समय की जो कृषि की प्रक्रिया होती थी वो गांव के देसी तरीके से होती थी। कोई नई प्रजातियां, कोई नया खाद और बीज का उपयोग नहीं होता था। खाद बीज पुराना ही अपना लोग बो देते थे और गोबर की खाद होती थी, उर्वरक की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही नए नए बीज आए, नए नए रोग रोकने की दवाएं आईं, नए नए उर्वरक आए और उनका उपयोग हुआ तो उपज तो बढ़ गई,
बहुत अच्छी बात है, काफ़ी उपज बढ़ गई। पहले पहले गेहूँ 1 बीघे में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मन हो जाता था। एक आज मन मतलब 40 कुंटल होता है दोस्तों। 4-5 मन का मतलब 1 बीघे में 2 कुंटल, हाँ। अर्थात 1 एकड़ में अधिकतम 3-3.5 कुंटल। हाँ, बस इतना ही होता था। आज आप देख रहे हैं कि अगर अच्छा कृषक है और कृषि ये कृषि की ये पद्धति को अपना रहे हैं, दवाई का उपयोग, नई नई प्रजातियों का उपयोग और नए नए यंत्रों का उपयोग। अब तो खेती बैल से होती नहीं है, अब तो ट्रैक्टर से होता है, मशीनीकरण हो गया, यंत्रीकरण हो गया, तो उपज तो बढ़ गई, लेकिन अनाज की क्वालिटी में गिरावट आ गई। उपज बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, खर्चे तो बढ़ गए, लेकिन अनाज की क्वालिटी में उतना विकास नहीं हो रहा है। इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि सुपर फूड की अभी जो खोज की गई, सुपर फूड में हमारे वही सारे फूड हैं जो हम पूर्व में हाँ, पूर्व में खाया करते थे। हाँ। तो वो आज सुपर फूड की श्रेणी में चले गए। विश्व के बाज़ार में उनकी कीमत 10 साधारण फूड से 10 गुना अधिक है विश्व बाज़ार में। हम उधर से हट करके जिन फसलों की ओर आए, उनका रेट गिरता चला जा रहा है और जिनका हम प्रयोग करते थे उनका रेट 10 गुना बढ़ चुका है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या हम उसका उत्पादन वापस करना देखिए, शुरू करें? पहले जब किसान अपने गोबर की खाद पे ही निर्भर करता था, तो उस समय जो भी फसल उगाई जाती थी उनके तत्व में कोई कमी नहीं होती थी, भरपूर तत्व होता था। आज मशीनीकरण, यांत्रिकरण के बाद नए नए उर्वरक आए, नए नए प्रजातियां आई, तो निश्चित इन्होंने उपज बढ़ा दिया, आमदनी बढ़ा दिया। केचुए ख़त्म कर दिए खेतों से। लेकिन केचुए से ख़त्म कर दिया, वो नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी खाद देता था। ये सिर्फ खाद ही नहीं, हमारा वाटर रिचार्ज सिस्टम को भी, ड्रेनेज सिस्टम को भी बहुत अच्छा बना रखता था। बहुत अच्छा बनाता था। तो ऐसी सारी विधियां ख़त्म हो गई। जो मोटे अनाज की तरफ आज सरकार ये कह रही है कि मोटे अनाज खाओ तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको बीमारी नहीं आएगी। उन मोटे अनाजों को उस समय जो खाता था उसको लोग कहते थे कि अरे ये तो बहुत निम्न श्रेणी का कृषक है। आज उच्च श्रेणी का कृषक वो मोटे अनाज जैसे रागी है, बाजरा है, ज्वार है, या गोबर की खाद से पैदा किया हुआ गेहूं है, वो अब प्राप्त नहीं हो रहा। और सरकार इस बात का प्रबल प्रयास कर रही है कि मोटे अनाज खाइए। 2023 में उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के लिए बहुत प्रयास करना शुरू कर दिया है। हाँ। और जल्द ही, जहाँ तक हमें जानकारी है, इसके लिए सब्सिडी भी प्राप्त दी जाएगी। हाँ। तो और कुछ बताना चाहेंगे? बताना ये चाहेंगे कि सरकार ने बहुत प्रयास तो किया, लेकिन भ्रष्टाचार प्रगति को रोकने के लिए है। मतलब भ्रष्टाचार हमारे विकास को, हमारे देश के विकास को बाधित करने में सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक बड़ा कारक है, एकदम से जिम्मेदार कारक है। हाँ, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। गांव-गांव में सड़कें दिया, गांव में पानी पहुंचा दिया। आज हर घर में मोटरसाइकिल खड़ी है। ये प्रगति तो बहुत हुई है, लेकिन मनोभाव में दुर्गति हो गई है। कोई किसी का किसी से लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप बाबूजी से प्रेरित होकर के, बाबूजी की बातों को प्रेरित होकर के अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीखिए। अभी देखने में ये भी मिलता है बाबूजी, मैंने देखा कि तमाम वृद्धाश्रम अब गांव-गांव में खोलना शुरू हो गए हैं। क्या ऐसी ज़रूरत हमारे भारत को कभी थी, जहां श्रवण कुमार के जैसे पुत्रों की कल्पना की जाती थी? अब आज भी कांवड़ यात्रा में देखिए कितने बच्चे हम देख रहे हैं, साल दर साल कांवड़ यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही, परंतु मना स्थिति में ह्रास होता जा रहा। देखिए, वो श्रवण कुमार वाला युग सतयुग था, आज घोर कलयुग है। यहाँ कितनी भी अच्छी
सुविधा हो उसको लोग जो है बिल्कुल से ख़त्म कर देते हैं। हम आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। सतयुग के तात्पर्य से आप सतयुग के किसे क्या समझाना चाहेंगे? सतयुग का तात्पर्य ये हुआ कि आदमी आदमी की तरह से अपना जीवन यापन करे। उसकी कई परिभाषाएं होती हैं। भाई हम खा रहे हैं और हमारे बगल का आदमी अगर दुखी है तो 2 रोटी उसके साथ मिल के हम खाएंगे। आज आप मर रहे हैं, बीमार हैं, आपके पास कोई सहायता नहीं करने वाला है। पहले क्या होता था, शादी ब्याह में मिल के सब गांव में खाना बनता था, सब गांव में सब ये त्यौहार मनाए जाते थे। आज मनाए तो जाते हैं लेकिन वो केवल परिपाटी के लिए मनाए जाते हैं या पैसे के लिए मनाया जाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बड़ी अच्छे त्यौहार और अपनी लड़की की शादी बड़े अच्छे गेस्ट हाउसेज में कर रहा है। हाँ, अभी एक और आने, जैसे अभी महाराष्ट्र में गणेश पूजा स्टार्ट हो गई है। हाँ। हमारे उत्तर भारत में जल्द ही नवरात्रि का पर्व आ रहा है। नवरात्रि का तो त्यौहार आ रहा है। जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ मंदिर है, हाँ। मंदिरों पर विकास करने की जगह एक अलग से प्रथा चल चुकी है, चल प्रतिमा की स्थापना। चल प्रतिमा की स्थापना पर कुछ कहना चाहेंगे? अब चल प्रतिमाएं तो जगह जगह बैठा देते हैं लेकिन उतना उत्साह और उतना प्रेरणा अब लोगों के इकट्ठा ना होने के कारण नहीं हो पाती है। तो क्या इस प्रथा को हमें मंदिर में जीवित करना होगा? नहीं, मंदिर में जीवित करें या अपने घर में जीवित करें, लेकिन जीवित करने की बहुत सख्त आवश्यकता है, वरना धीरे धीरे ये जो त्यौहार हैं, चाहे आप देख रहे हैं स्त्रियों के त्यौहार हैं और ये सब होली दिवाली बड़े बड़े त्यौहार हैं। मैक्सिमम तो कृषि पद्धति के त्यौहार थे। मैक्सिमम तो कृषि के का हुआ, वो कौन होते थे त्यौहार, वो मनाए जाते थे। आज सब विलुप्त हो गए। आज पैसे का त्यौहार है केवल। दोस्तों, और भी बहुत सी बातें करनी है, पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।